हाँ तो चलिए हम लोग संकट सिद्धांत पढ़ने जा रहे थे कोलिजन थ्योरी। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो कोलिजन थ्योरी में देखेंगे वो ये हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शंस जो है वो प्रोसीड्स होती हैं। रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन लिखी गई है, लेट्स अज्यूम दैट अगर कोई रिएक्टेंट ए से बी में जा रहा है तो किस प्रोसेस इसमें ऐसा क्या होता है कि ए से बी में चला जाता है, उसको हम संघट्ट सिद्धांत से जानेंगे। तो पहली बात तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए, अगर कोई भी रिएक्शन अगर ए से बी में जा रहा है या ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, तो कोई भी रिएक्शन को होने के लिए उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं अर्थात जो अभिकारक के मॉलिक्यूल होते हैं उनका आपस में टकराना बहुत ही मस्ट होता है। मतलब जो रिएक्शंस होते हैं वो मॉलिक्यूल के टक्कर के फलस्वरूप होते हैं। जो अणु होते हैं उनके टक्कर के बाद ही कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के मिलने के बाद नया प्रोडक्ट तब बनेगा जब इन दोनों के बीच टक्कर होगा, जब इन दोनों के बीच कॉलिजन होगा, तब ये आपस में मिल करके कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो संघट्ट सिद्धांत की जो सबसे पहले मस्ट कंडीशन होती है, वो जो सबसे पहला पॉइंट बताता है वो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन को होने के लिए, कोई भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ले जाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में टक्कर का होना मस्ट है। मतलब टक्कर होगा ही होगा तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अभी तक जो हमने जाना, इसमें ये जाना कि दो अणुओं के बीच में अपक्रिया तभी संभव है जब वो दोनों आपस में टकराते हैं। ठीक, अब हम ये जान लेते हैं कि उनकी मस्ट कंडीशंस क्या होती हैं। उनमें जो टर्म्स आते हैं, देहली ऊर्जा आती है, सक्रियण ऊर्जा आती है, देहली ऊर्जा स्तर आता है, ये सब हम जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो हमने पहली बात क्या जानी, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये जानी अभी तक कि दो रिएक्टेंट के बीच में अभिक्रिया तब संभव है जब वो दोनों टकराते हैं। अब जब वो दोनों टकराते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी टक्करों से जो हमारा प्रोडक्ट हो वो बन जाए। अर्थात कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों मॉलिक्यूल चाहे जैसे टकरा जाए तो हमारा प्रोडक्ट बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अब इनमें से जिन टक्करों के फलस्वरूप हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम प्रभावी टक्कर कहते हैं या इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। जिन टक्करों के फलस्वरूप हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम प्रभावी टक्कर कहते हैं। अब जो ये प्रभावी टक्कर होते हैं इनके पास एक एनर्जी से ऊपर की एनर्जी होती है। मतलब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से एक ऊर्जा के ऊपर अगर ऊर्जा रहेगी तब ही इन दोनों के टकराने से हमारे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनकर आएगा। और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, देहली ऊर्जा कहते हैं या देहली ऊर्जा तल कहते हैं। जब हमारे कॉलिजन्स जो हो रहे हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल से ऊपर है जो कि उस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो वो कॉलिजन हमारा इफेक्टिव कॉलिजन होगा, प्रभावी टक्कर होगा। उन टक्करों के फलस्वरूप हमारे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ओके, जैसे अभी हम कोई दैनिक जीवन में एग्जाम्पल दें तो जैसे मान लो एक कपड़े की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है। अब वहां पर मेरा रिएक्शन क्या है, उस दुकानदार को कपड़ा बेचना है। अब वहां पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि उसका कपड़ा बिक जाना है। तो अब उस कपड़े की दुकान पे बहुत से लोग आएंगे। बहुत से लोग आने का मतलब क्या होगा कि उस दुकानदार और जो सामान लेने वाला ग्राहक होगा उन दोनों के बीच में कई सारे कॉलिजन्स होंगे। कॉलिजन्स होने का मतलब कोई ग्राहक आएगा, लेगा भी, कोई नहीं भी लेगा, तो वो कई प्रकार के कॉलिजन्स होंगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई कपड़ा लेना है तो तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई भी कपड़ा लेना है, टी शर्ट लेना, शर्ट लेना, तो तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ जो मनी होगा वो हमारा देहली ऊर्जा हो जाता है कि इस ऊर्जा से ऊपर अगर ऊर्जा होगा तभी, इस ऊर्जा से ऊपर या उस ऊर्जा के बराबर होगा तभी रिएक्शन संभव है। क्या मतलब, जो हमें सामान लेना है उस सामान को लेने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है वो हमारे पास होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी हम सामान को ले सकते हैं, तभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं।
अब क्या, अब हम यहाँ पर एक जो टर्म इंट्रोड्यूस होता है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हम बाजार में गए सामान लेने के लिए। अब वहां पर जब तुम कपड़े की दुकान पे गए तो तुमने कोई शर्ट पसंद की। अब शर्ट पसंद की तो वो शर्ट जो है 500 रुपए का है। अब शर्ट तुम्हारे पास शर्ट 500 का है, मतलब क्या हुआ, प्रभावी टक्कर होने के लिए जो तुम्हारे पास एनर्जी चाहिए वो 500 चाहिए। बट लेकिन तुम्हारे पास है कितना, मान लो तुम्हारे पास 400 रुपए है। अब क्या होगा, अब ऐसी कंडीशंस में तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब ऐसे कंडीशन जो तुम्हारे पास 400 रुपए ही है, तब तुम उससे सामान तो ले नहीं सकते हो। ओके, तो तुम क्या करोगे, तुम दुकान से बाहर निकले, तुमने आसपास देखा तो तुमने देखा कि बगल में तुम्हारे मित्र खड़े थे। अब बगल में तुम्हारे मित्र खड़े थे तो वहां पर गए, उनसे 100 रुपए मांग लिए। मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन तो पहली बात ये मस्ट कंडीशन है, कंप्लीट तभी होगी जब देहली ऊर्जा के बराबर तुम्हारे पास ऊर्जा होगी। अब अगर वो ऊर्जा, जैसे मान लो तुम्हारे पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं है, तब अब जिस ऊर्जा की जरूरत तुम्हें देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए होगी, मतलब तुम्हारे पास जो तुम्हारी खुद की जो तुम्हारे पास जो खुद था वो 400 था, तुम्हारे पास 400 था, तुम्हें आवश्यकता कितनी थी रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, वो 100 की थी। तो अब यहाँ पर 100 क्या हो गया, जो हमारा 100 होगा वो हमारा सक्रिय ऊर्जा होगा। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपीज और होते तब मेरा रिएक्शन क्या होता, मतलब तब हम कपड़े को खरीद लेते, तब हम शर्ट को खरीद लेते। अर्थात जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की आंतरिक ऊर्जा है जो उनके पास पहले से है वो मान लो 400 जूल है। लेकिन मान लो कोई रिएक्शन है, उन मॉलिक्यूल्स के टक्कर के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, उस रिएक्शन को अग्रसर कराने के लिए जो तुम्हें एनर्जी की आवश्यकता है वो 500 जूल की है। अब तुम्हें चाहिए कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा, तुम्हें 100 जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये हमारा यही 100 जूल क्या हो गया, हमारा सक्रिय ऊर्जा हो गया। मतलब ये 100 जूल की अगर एनर्जी दे दे तो हमारा जो रिएक्शन है वो सक्रिय हो जाएगा और हमारा रिएक्शन आगे की ओर बढ़ने लगेगा और हमारा प्रोडक्ट बन के आने लगेगा। ओके, तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ सक्रिय ऊर्जा, देहली ऊर्जा, ये दो टर्म तो काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से ये जो सक्रिय ऊर्जा होता है वो उसकी मॉलिक्यूल की इनर एनर्जी से एक एनर्जी लेवल, जो कि जिसको क्या कहते हैं हम, देहली ऊर्जा स्तर, उस एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो सक्रिय ऊर्जा हो गया हमारा और देहली ऊर्जा हो गया। और यहां से हमने ये भी जाना कि किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए उन दो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना जरूरी है। ठीक, तो अब यहां से हम इसके आगे बहुत सारी बातें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा संघट्ट सिद्धांत है, वो संघट्ट सिद्धांत के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार जो सतह क्षेत्रफल होता है वो हमारे रिएक्शन के वेग को प्रभावित करता है, जो हमारा ताप होता है वो किस प्रकार से रिएक्शन के वेग को प्रभावित करता है। ओके, तो उसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात और भी बता दें जो कि मैंने बताया नहीं, कि जो सक्रिय ऊर्जा होती है, यानी जो सक्रिय ऊर्जा, जैसे मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के पास 400 जूल की एनर्जी पहले से ही थी, उसको चाहिए कितना था, आवश्यकता कितनी थी उसको रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, 100 जूल की। अब जो ये 100 जूल की एनर्जी होती है वो कॉलिजन के फलस्वरूप ही आएगी, चाहे कॉलिजन के फलस्वरूप आए, चाहे तुम ये 100 जूल की एनर्जी इसको अलग से दे दो। मतलब कुल मिलाकर पहली बात तो ये एनर्जी तुम्हें देनी ही पड़ेगी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। अब ये सक्रिय ऊर्जा आता कहां से है, ये सक्रिय ऊर्जा क्या आता है, ये दोनों मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से टक्कर करेंगे तो उनकी एनर्जी खुद ले लेंगे। तो वहां से ऐसा हो सकता है कि इसके पास 500 जूल और इसके पास भी 500 जूल की एनर्जी हो जाए, तब दोनों आपस में टक्कर करके प्रोडक्ट बना दे। जैसे एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों लोग गए कपड़े की दुकान पे कपड़ा लेने के लिए। अब तुम्हारे पास भी 400 रुपीज है और उसके पास भी 400 रुपीज है, तो अब तुम दोनों ने आपस में बात की कि यार तुम मुझे पैसा दे दो 100 रुपीज, मैं ले लेता हूँ, तुम बाद में ले लेना। तो उसने तुम्हें 100 दे दिया, तो तुम दोनों के आपस में ही कॉलिजन से ही तुम्हारे पास जो सक्रिय ऊर्जा थी वो कंप्लीट होकर देहली ऊर्जा स्तर तक पहुंचा, तब तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया।
एक तो ये प्रक्रम हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तुम कहीं बाहर से ले लो। ओके, अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बात जानिए कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो दहली ऊर्जा स्तर से अगर ज्यादा है तब तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि अगर तुम्हारे पास जो ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा स्तर से ज्यादा है तो भी कई सारी कंडीशंस वहां पर अप्लाई होती हैं, तब जाकर रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। जैसे कि होता है कि जो हमारे कॉलिजन्स हो रहे हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, और इसी प्रकार कई सारी चीजें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, मान लो तुम्हारे पास 400 रुपीज थे, तुमने 100 रुपीज कहीं से पा गए, तुम्हारे पास 500 रुपीज हो गए। अब तुम दुकानदार के पास सामान लेने गए। अब जब तुम दुकानदार के पास सामान लेने गए तब तुम अब उससे गाली गलौज के साथ बात कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम उससे गाली गलौज के साथ बात करोगे तब तो वो तुम्हें मार के भगा देगा, वो तुम्हें सामान नहीं देगा। तो क्या अगर तुम्हारे पास दहली ऊर्जा स्तर से ज्यादा एनर्जी है तब भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन कॉलिजन में होना चाहिए, तब ही तुम्हारा प्रोडक्ट बन के आ सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही सारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा को एक बार डिफाइन करें कि सक्रियण ऊर्जा होता क्या है, तो जो सक्रियण ऊर्जा होता है हमारा वो होता है दहली ऊर्जा माइनस अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। ओके, तो हमने क्या जाना, जो सक्रियण ऊर्जा होता है वो दहली ऊर्जा माइनस अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। देखो यहां से एक बातें क्लियर हो रही हैं कि जो अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा थी उससे दहली ऊर्जा का जो अंतर होगा वही हमारा सक्रियण ऊर्जा होगा। मतलब अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये हमारा क्या है, दहली ऊर्जा। ये क्या है हमारा, अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। अब यहाँ पर हमने ये जाना संघट्ट सिद्धांत, बहुत ही छोटे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बता दिया कि अब ये इतना अगर तुम अच्छे समझ गए तो मतलब संघट्ट सिद्धांत तुम अच्छे से समझ चुके हो। अब यहाँ पर मैंने जब वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे तब मैंने वहां पर एक आधे पॉइंट छोड़े थे। मैंने कहा था इसको संघट्ट सिद्धांत में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम उन पॉइंट्स पे आते हैं। तो मैंने संघट्ट सिद्धांत में क्या होता है कि संघट्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन को होने के लिए पहली बात तो उन मॉलिक्यूल्स का टक्कर करना मस्ट है, मतलब टक्कर करेगा तभी रिएक्शन होगी। ठीक, तो जैसे मान लो ये ए के मॉलिक्यूल्स है, ये मान लो बी के मॉलिक्यूल्स है कोई, तो अब ए और बी से मिलकर सीओडी तभी बनेगा जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब ए के बॉन्ड्स टूटेंगे, बी के बॉन्ड्स टूटेंगे और ये भी नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी सीओडी का निर्माण हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि रिएक्शन होने के लिए हम टक्कर का होना आवश्यक है। अब जब टक्कर का होना आवश्यक है तो अब मान लो हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। जो उनकी थर्मल एनर्जी होगी और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों की दोनों एनर्जीज उनकी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने की। तो जब इस मॉलिक्यूल की भी और इस मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ऐसा तो है नहीं मैंने जिस भी पात्र में ये रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं उस पात्र में ये तो है नहीं कि यही एक मॉलिक्यूल है। उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है प्रैक्टिकली। तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये इधर उधर भागेगा। अब ये अगर इधर उधर भाग रहा है तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब ये इधर उधर भाग रहा है तो पात्र में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टक्कर करेगा और वो भी एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो क्या होगा, जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो पर सेकेंड जो हमारा कॉलिजन नंबर ऑफ कॉलिजन है वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन आगे की ओर जाने लगेगा। मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से
कि ताप को बढ़ाने से जो हमारा रिएक्शन होता है वो आगे की ओर प्रोसीड होता है। मतलब हमारा रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में तेजी से चेंज होगा। वो भी कैसे चेंज होगा, क्योंकि पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वो भी कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जाएं बढ़ रही है, इसकी थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों बढ़ रही है। और केवल इसी के नहीं, पात्र में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब की बढ़ेगी। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब सब की बढ़ेगी तो सब इधर उधर भगेंगे, और सब इधर उधर भगेंगे तो सब एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, और आफ्टर दैट कॉलिजन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से हमने क्या जाना कि ताप बढ़ाने से जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तेजी से चेंज होने लगता है। अब यहाँ पर हम सतह क्षेत्रफल देखते हैं। बहुत से बच्चे सतह क्षेत्रफल में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम सतह क्षेत्रफल बढ़ाने से जो हमारा वेग होता है वो बढ़ जाता है। वो कुछ इस प्रकार से बढ़ता है, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड ए है और ये भी सॉलिड ए ही है। इसका सतह क्षेत्रफल इतना है और इसका सतह क्षेत्रफल इतना है। तो अब जो सतह है उस पर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब मान लो मुझे एक रिएक्शन जो है बी से करानी है। अब हमें एक रिएक्शन बी से करानी है, तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे, टक्कर करेंगे, तभी हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा तभी बनेगा। अब मान लो बी के रिएक्शन आकर इससे कोलाइड कर रहे हैं, तब वैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहाँ पर हमने क्या लिया, 12 मॉलिक्यूल्स लिए। तो जो अमाउंट ऑफ बी है वो तो फिक्स है। अब आप एक बार खुद सोचिए, बी के मॉलिक्यूल्स इससे आ रहे हैं तो इस पर टकराने की संभावना ज्यादा है वो बन रही है कि इस पर टकराने की संभावना ज्यादा बन रही है। या हम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बी के मॉलिक्यूल्स इस पर टकरा रहे हैं और इस पर टकरा रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारे प्रोडक्ट्स बनने का, क्योंकि मैंने क्या कहा, दहली ऊर्जा बहुत सारी सब चीजें नहीं होती है, वहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होता है और प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है कि, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो जो बी है यहाँ पर टकरा रहा है और यहाँ पर टकरा रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी प्रोडक्ट के बनने की, वो किस में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो है सतह क्षेत्रफल ज्यादा है। सतह क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स के टकराने की जो जगह है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो बी होगा वो आकर के ए के ज्यादा मॉलिक्यूल से टकरा सकता है। अब ए के ज्यादा मॉलिक्यूल से अगर वो टकरा सकता है तब वो ज्यादा तो जो वो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी देगा। प्रोडक्ट जल्दी देने का मतलब क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन का रेट का मतलब रिएक्शन का वेग जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो हमारी अपक्रिया का वेग होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं विकिरण का भी प्रभाव, कि जो रिएक्शंस होती हैं उसमें विकिरण का क्या प्रभाव होता है। तो सीधी सी बात है, विकिरण का भी सेम प्रभाव होता है जैसे ताप का प्रभाव होता है। ताप क्या करता है, हमारी रिएक्शंस की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है मॉलिक्यूल्स की, तो जिससे टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। टक्कर की संख्या बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट बनने लगते हैं। वैसे विकिरण के केस में क्या होता है, जब हम किसी पात्र में, अगर किसी बीकर में, किसी फ्लास्क में अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, उस रिएक्शन पर अगर हम विकिरण डाल देते हैं, सनरेज डाल देते हैं या किसी अदर टाइप ऑफ रेडिएशन जब डालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, रेडिएशंस के बढ़ने से जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वही ताप वाला केस वहां पर फिर से रिपीट होने लगता है कि विकिरण के बढ़ने से भी हमारा रिएक्शन क्या होता है, आगे प्रोसीड हो जाता है, रिएक्शन का वेग बढ़ जाता है। ओके, अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली बात समझा देते हैं कि जो मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन वर्ड का यूज कर रहा था कि अगर किसी अपक्रिया में उसके पास दहली ऊर्जा है तब भी रिएक्शन का किस प्रकार से थोड़ा जो कठिन हो जाता है वो ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो जो ए के मॉलिक्यूल्स है उनका जो आकार है कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ए के मॉलिक्यूल्स का ही आकार ऐसा है, जो हमारा बी के मॉलिक्यूल्स है जो, और उनका आकार जो है वो भी हम कुछ इसी तरीके से मान लेते हैं। ठीक, अब
यहाँ पर हम A+B से हमारा कोई C बन रहा है, ठीक। तो ये मान लो इसको थोड़ा हम डिफरेंट करते हैं, नहीं तो ये जैसा लगने लगेगा। ये मान लो A है और ये B है। देखिए ये हमारा A, ये B, ये A, ये B है। यहाँ पर भी यही दोनों मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और यहाँ पर भी यही दोनों मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, बट इनका ओरिएंटेशन जो इनका अभिविन्यास है टकराने का वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी जो टकराने का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट C जो होगा वो बनेगा। कुछ भी प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा प्रोडक्ट जो होगा C वो यहाँ पर बनेगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा कॉलिजन होगा, ये इफेक्टिव कॉलिजन होगा और ये नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होगा। ये हमारा नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होगा, ये इफेक्टिव कॉलिजन होगा। यहाँ से मैंने एक एग्जांपल दिखा तो आपको समझाने की कोशिश की कि इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड आगे होगा भी या नहीं होगा प्रोसीड। ओके, अब हम यहाँ से संघट्ट सिद्धांत के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम आर्यन समीकरण के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और कुछ उसके ग्राफ के बारे में जानते हैं। जैसे मैं एक ग्राफ उठा लेता हूँ यहाँ से। किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं देखो। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है जो कि मान लो यही हमारा रिएक्शन ऐसे भी मान लो, ठीक। अब मान लो जो ए के मॉलिक्यूल्स के पास पहले से एनर्जी है वो मान लो कुछ इतना है, ठीक। और जो हमारा देहली ऊर्जा है वो मान लो कुछ हमारा यहाँ पर है। मान लो जैसे भी एज्यूम करते हैं हम 10 जूल है, जो ए के पास पहले से एनर्जी वो 10 जूल है, और मान लो जो दहली ऊर्जा है वो 40 जूल है, ठीक। अब हमने रिएक्शन आगे बढ़ाई, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये उसके पास एनर्जी पहले से थी, ये क्या थी, हमारा देहली ऊर्जा था। तो ये जो हमारा होगा ये गैप क्या है, हमारा सक्रियण ऊर्जा है, जो कि क्या है, ये 10 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 40 है, तो ये क्या होगा 30। ये हमारा सक्रियण ऊर्जा होगा इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराने के लिए। और यहाँ से हमारा ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, रिएक्टेंट का ये मैंने एनर्जी लेवल ग्राफ बनाया, ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी थी। ये रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती गई, जो कि एक समय दहली ऊर्जा के स्तर को छुआ 40 जूल हुई। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो देखो मैंने यहाँ पर 10 जूल से कम दिखाई, मान लो ये 5 जूल हो गया। तो प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या होगा, ये हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, ये एनर्जी रिलीज करने वाली रिएक्शन होगी। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ बता दिया कि कैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी हम ग्राफ से जानते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ग्राफ आपको बुक्स में भी मिलेंगी, कोई भी बुक्स आप 12th के में देखेंगे तो ऐसे ग्राफ्स मिल जाएंगे उनको समझने के लिए कि किस प्रकार से ये हमारा एनर्जी था। ये कुछ ऐसा भी बन सकता था, मान लो ये अगर यहाँ पर न जाता, मान लो ये ऐसे भी जा सकता था, ये इसके ऊपर भी हो सकता था,
इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्टेंट था उसके पास कम एनर्जी है 10 जूल, बट जो हमारा प्रोडक्ट बना है प्रोडक्ट के पास मेरी ज़्यादा एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस में ऊपर है, उसकी मान लो 20 जूल है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे आर्यनेय समीकरण पे। ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इस साल के सिलेबस से आर्यनेय समीकरण का जो मैथमेटिकल टर्म्स है वो कटे हैं, तो उसको थोड़े नहीं जानते, वहां पर इसको एंड अप कर देंगे इस सब चैप्टर को। ओके, ठीक, तो हमने सकट सिद्धांत के बारे में बहुत जान लिया। संघट्ट सिद्धांत से आगे बढ़कर हम आर्यनेय समीकरण पे थोड़ा सा डिस्कस करके, तो पहले हम आर्यनेय समीकरण को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं, जो रिएक्शंस का जो वेग होती है वो तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि टक्कर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। टक्कर होने के लिए उसको इतनी सक्रिय ऊर्जा की भी आवश्यकता है, ताप पर डिपेंड कर रहा है, किस अभिविन्यास में टक्कर हो रहा है, किस तरह से टक्कर हो रहा है, इन सब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो हम रिएक्शंस की वेग को हम जो डिफाइन कर रहे थे वो तो कुछ समथिंग ऐसा ही कर रहे थे, dx/dt is equal to k into concentration of reactant। हम तो कुछ ऐसा ही डिफाइन कर रहे थे कि जो रिएक्शन का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है अगर हिंदी में बोले तो हम। और वहां पर एक अनुक्रमानुपाती का जो अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर इक्वलिटी का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट डीके आ गया। सिंपली ऐसा ही था यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में ना कोई टेम्परेचर का टर्म आया और ना कोई प्रोबेबिलिटी का आया, ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट समथिंग कुछ ऐसा करे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब कुछ इसमें इंट्रोड्यूस है, बट क्या इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस है। जैसे जब हम पढ़ते थे जो रिएक्शंस की वेलोसिटी होती है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रिएक्टेंट का जो सांद्रता होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, अपक्रिया का वेग। तो अब हम यहाँ से इसको हटाते हैं तो क्या है ये के। अब इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, जो हमने कांस्टेंट यहाँ पर लेके आए हैं इसी के अंदर सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक, के यहाँ से इस के की जो वैल्यू होती है के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारी इस के की वैल्यू होती है। यहाँ पर जो ए होता है वो आवृत्ति गुणांक होता है, और जो ई होता है ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, ये जो होता है ये हमारा होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा, जिस सक्रिय ऊर्जा की हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक, और जो हमारा टी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। देखो सब कुछ इसमें इंट्रोड्यूस है, जो क्रिया का वेग है उसमें ए भी आ रहा है, उसके बाद ई ए भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जबकि जब इसके बारे में अगर तुम कभी केमिस्ट्री में जब आगे पढ़ोगे तो जानोगे कि इसके ये भी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, इसमें भी और भी कुछ टर्म्स होते हैं जिनको नहीं शो किया जाता है इन लेवलों पे। ठीक, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपन आर टी। टी क्या है, टेम्परेचर, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ए क्या है, आवृत्ति गुणांक। ओके, और अब यहाँ से हम और भी कुछ चीजें हम चाहेंगे इसी आरएनए समीकरण से ही कि किस प्रकार से चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, तो हम आरएनए समीकरण के बारे में जानने चल रहे थे। तो जो हमारा वेग स्थिरांक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए इंटू ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसको हम अगर सही से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि बराबर ए, ये इसके जो पावर है माइनस है इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर ई अपॉन आर टी, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर ई की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा होती है, बता दें कुछ बताने चल रहे हैं यहाँ पर हम। अब चलो अभी तो हमने उससे जाना, संघट्ट सिद्धांत से जाना कि किस प्रकार से जब
जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, तो किस प्रकार से रिएक्शन को प्रोसीड होने में कठिनाई होती है। कि तुम अपने दोस्त से मांगने गए 100 की, जैसे मान लो तुम्हें 100 रुपये की बजाय 1000 रुपये की आवश्यकता थी, तब अब जो तुम्हारा दोस्त होगा वो देने में कतराएगा कि मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो जितनी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन प्रोसीड होने में उतना ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। इसको हम इस इक्वेशन के थ्रू भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये बातें सही भी हैं या ऐसे बना ही दी गई हैं सब कुछ। पहली बात तो जो यहाँ पर ए लिखा है ये आवृत्ति गुणांक है, ये एक नियतांक है। इसको आप इस ए से मत कंपेयर कीजिएगा। ये ए जो है मैंने इसके लिए लिखा है। मान लो ये कोई ए से बी में कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो इसके लिए जो ये ए जो है ये ए का कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी सांद्रता है। लेकिन ये ए जो है ये एक कांस्टेंट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू हम इसको अपने प्रयोगों के आधार पर निकालते हैं कि कितना होता है इसकी वैल्यू। ठीक, अब हमारा के बराबर ए इंटू की पावर माइनस ई अपान आर टी होता है। अब मान लो हमने ये जो ये है जो एक्टिवेशन एनर्जी जो सक्रियण ऊर्जा है हमने इसको बढ़ा दी। अब हमने ई की वैल्यू बढ़ा दी। अब अगर ई की वैल्यू बढ़ा दी है तो ई अपान आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले जो भी था, मान लो पहले ई की वैल्यू 2 थी, अब हमने ई की वैल्यू कर दी 4। तो जो पहले ई अपान आर टी की वैल्यू थी उसकी अपेक्षा में अब ई अपान आर टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने ई इंक्रीज किया, इससे क्या हो गया हमारा ई अपान आर टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई यानी बढ़ गई। अब मान लो 2 की पावर में पहले 2 था, अब 2 की पावर में 4 हो रहा है, 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है? नहीं साहब, इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या हो गया, घात बढ़ने पर ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अरे हाँ, बढ़ गई। ओके, ई की पावर ई अपान आर टी, इस पूरी चीज की वैल्यू बढ़ गई। अब यहां से एक चीज देखेंगे, मान लो कोई कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको हटा देते हैं। मान लो 1/5 है और 1/10 है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हम कहेंगे नहीं साहब ये बड़ा है, 1/5 बड़ा है, 1/10 छोटा है हमारा। तो हर में डिनोमिनेटर हमारा जितना बड़ा होगा हमारी जो पूरे की वैल्यू आएगी वो उतनी ही छोटी होगी। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा पूरे की वैल्यू हमारी उतनी बड़ी आएगी। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इस पूरे की वैल्यू घट रही है, इस पूरे की वैल्यू घट रही है मतलब के की वैल्यू घट रही है, के की वैल्यू घट रही है मतलब जो हमारा रिएक्शन का वेग है वो घट रहा है। मतलब क्या होगा, ये सही है। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको टेम्परेचर से डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं। मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो ई अपान आर टी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अब अगर अपान वाली चीज को हम बढ़ाएंगे तो ये पूरी चीज घट जाएगी कि ई अपान आर टी घट गई। अब ई अपान आर टी अगर घट गई है तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। मतलब पहले पावर में ज्यादा था लेकिन अब क्या हो गया, पावर में कम आने लगा है, ये वैल्यू हमारी घट गई है। तो अब जो फाइनली हमारी ई की पावर ई अपान आर टी की वैल्यू बनेगी वो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये घटा, अब ये घटा तो ये पूरी वैल्यू भी पहली के पीछे जो भी थी, मान लो पहले टेम्परेचर हमारा 100 था, अब मैंने 200 कर दिया उसको। अब जब हमने इसको 200 कर दिया तो ये वैल्यू हमारी घट गई, ये वैल्यू घट गई। तो पहले 100 रखने पे जो ई की पावर में आता था, अब यहाँ पर 200 रखने में ई की पावर में वो कम आएगा। तो जब 200 रखेंगे तो ये वाली हमारी वैल्यू ई की पावर ई अपान आर टी ये घट जाएगी। अब डिनोमिनेटर मेरा कम हो रहा है, डिनोमिनेटर यानी जो हर में जो वैल्यू है वो कम हो रही है।
मतलब डिवाइड करने पर बड़ा आएगा, हर की वैल्यू कम है, डिवाइड करने पे ज्यादा आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.2। हर में मेरा कम है तो इसको डिवाइड करने पे ज्यादा आएगा, मतलब k की वैल्यू क्या होगी ज्यादा हो जाएगी। k की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब हमारे रिएक्शन का वेग जो था बढ़ चुका है। ओके, सिंपल था यहाँ पर। जैसे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ मैंने थोड़ा सा ये बताया है। अब इसके आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ हैं, उनको हम देख सकते हैं। और इन सब का मैथमेटिकल चीजें भी होती हैं, इनमें लॉग लेकर आगे सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला भी बनता है, वो सब शायद अब सिलेबस से निकल गया, उसको हम देख के एक बार फिर से बता देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक बात और भी जान लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जो कोटि होती है वो एक प्रयोगात्मक मान होती है। कैसे उन बातों को समझ लेते हैं कि जैसे अभी भी हमने टक्कर सिद्धांत में पढ़ा कि जो रिएक्शन होती है वो टक्कर के फलस्वरूप होती है, टक्कर के प्रॉपर ओरिएंटेशन से होती है, उसमें एक दहलीय ऊर्जा चाहिए, दहलीय ऊर्जा को पाने के लिए सक्रिय ऊर्जा चाहिए। ठीक, वहां पर मैंने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला एग्जांपल भी दिया था, कुछ ऐसा ऐसा करके कि ऐसे ऐसे। तो जो हमारा कोटि होता है वो सिंपली रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके किन टक्करों के फलस्वरूप हमारा रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किन टक्करों के फलस्वरूप पहले कौन सा मॉलिक्यूल किन मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, उसके बाद जो उसका बना वो किस मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। जो हमारी अपक्रिया की कोटि होती है वो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो अभी ये दोनों टकरा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये दोनों जब टकरा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो अपक्रिया की कोटि इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करती है। इसीलिए अपक्रिया की कोटि कुछ लोगों को बहुत कठिन सा लगता है कि कैसे जानेंगे कि अपक्रिया की कोटि क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा अपक्रिया का वेग निर्भर करता है, जिस अभिकारक की सांद्रता अपक्रिया की कोटि उन्हीं पर डिपेंड करती है। ठीक है।